हाँ जी, क्या हाल चाल सभी के सभी नवंबर 2023 अटेम्प्ट वाले स्टूडेंट्स। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका इन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की इस लिस्ट के अंदर। ये लिस्ट इम्पॉर्टेंट है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनका अटेम्प्ट है नवंबर 2023 और इसमें हमने कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की डिस्कशन की है और जिसमें अब प्रेजेंटेशन समेत हम लोग डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या आ सकता है, क्या क्या कैसे कैसे इन क्वेश्चंस को प्रेजेंट किया जाना चाहिए। तो इस लिस्ट को दो एंगल से समझना है। पहला, आप लोगों को क्या करना है कि जैसे इसका क्वेश्चन आप देखें, जैसे मेरी डिस्कशन अगर आप देख रहे हैं और आपने अभी लिस्ट को खुद सॉल्व नहीं किया तो पहले इनको खुद सॉल्व कीजिएगा। ये जैसे अब छोटी छोटी लिस्ट बनी हुई है, पहले 6 क्वेश्चन पहली लिस्ट में है, तो पहले खुद सॉल्व करो। बेसिक कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चन है, पहले 6 खुद सॉल्व करके देखो। जरा इनके कंक्लूजन को मैच करके देखो। प्रेजेंटेशन थोड़ी देर साइड पे रखना, फिर मैं प्रेजेंटेशन की बातें करूंगा। अगर आप इनको लिख नहीं सकते, 6 के 6 क्वेश्चन के आंसर नहीं लिखने का टाइम मैं मानता हूं, तो मुझे ये बता दो केवल लिख कर कि अगर आप लिखने पे आओगे तो वहां पे क्या लिखोगे। उसके अंदर केवल कॉपीज के अंदर एक ही पेज भरेगा, 6 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपके एक ही पेज के अंदर। कि इसके अंदर मैं ये वाला सेक्शन लिखूंगा, ये कॉन्सेप्ट लिखूंगा, इसके अंदर ये कंक्लूजन होगा, ये कंक्लूजन होगा। 6 क्वेश्चन का बिना सॉल्यूशन दिए, आंसर बिना सॉल्यूशन देखे हुए अपने आप क्वेश्चन को सॉल्व करो, इन 6 के 6 क्वेश्चन को। उसके बाद इस वीडियो को शुरू करना। समझ गए कैसे चलना चाहिए? चलिए, फिर मैं मैच कराऊंगा कि आपने जो कंटेंट लिखा और जो कंक्लूजन लिखा वो कितना सही है, कितना गलत है। तो मान के चलना कि जब आप शुरू कर रहे हैं ये कार्यक्रम, तो मान के चलना कि जैसे हर क्वेश्चन 4 नंबर पे आया हुआ है, तो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अब इस वीडियो को यहीं पॉज करके पहले इसे करना शुरू कर सकते हैं आप। ठीक है जी? चलो जी। अब जब आप अपने 6 क्वेश्चन कर चुके होंगे तो इस वीडियो को अब पॉज से हटा दीजिए और अब 6 के 6 क्वेश्चन की डिस्कशन में शुरू करता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आया होगा। क्वेश्चन नंबर 1, ओके। कहता जी, मिस्टर राजा along with his family member is running successfully a trading business. He is capable of developing his ideas and participating in the marketplace. To achieve this, Mr. Raja formed a single economic activity in the form of a one-person company with his brother, Mr. King, as its nominee of the one-person company. Can he do so under the provision of the Company Act 2013? Examine whether the following individuals are eligible for being nominated as a nominee of the one-person company as on 5th of May 2020 under the above said act. Pehla, Mr. Sham, son of Mr. Raja, who is 15 years old, as on 5th of May 2020. Okay. तो पहले आपको ये बताना है कि whether the following individual are eligible for being nominated as a nominee of the one person company as on 5th of May 2020. अच्छा, Sham, son of Mr. Raja, who is 15-year-old. Devki, an Indian citizen, sister of Mr. Raja, stays in Dubai. She stayed in India इतने से इतने period तक. Mr. Ashok, an Indian citizen residing in India, who is presently a member of one person company. Okay. अब जरा दिमाग लगाओगे तो आपको पता लगेगा कि कॉन्सेप्ट तो एक ही है, जिसका नाम है सेक्शन 2 क्लॉज 62 वन पर्सन कंपनी। और उस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड 3 छोटे छोटे पार्ट्स पूछे गए हैं। मान के चल रहे हैं कि हम 4 नंबर का क्वेश्चन अगर है और एक ही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड पूछे गए हैं, तो सबसे पहला जो आपका कर्तव्य बनता है वो क्या बनता है कि सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए कि रेलेवेंट जो सेक्शन है, मतलब सेक्शन 2 क्लॉज 62, उसको पूरा मेंशन करो। सर पूरा मेंशन कर दें कि एनबीएफसी भी नहीं बन सकती, स्मॉल कंपनी भी, सेक्शन 8 कंपनीज भी नहीं बन सकती, मतलब ये इतना कुछ मेंशन करते रहें? देखो, रेलेवेंट पॉइंट तो सारे मेंशन कर दो। रेलेवेंट पॉइंट कौन से हैं? फॉर एग्जांपल, कौन मेंबर बन सकता है, कौन नॉमिनी बन सकता है, ये तो सारे पॉइंट मेंशन कर दो। सारे पॉइंट मेंशन कर दिए। उसके बाद लिखने के बाद मतलब 3 या 4 पॉइंट बनेंगे, मतलब जो रेलेवेंट पॉइंट बनेंगे। उसके बाद फिर करना कि बेस्ड ऑन द अबव प्रोविजन वी मे कंक्लूड एज फॉलो। ये पॉसिबल है कि शायद आपको सेक्शन ना आता हो, सेक्शन 2 क्लॉज 60 आपको ना आता हो, तो फिर आपको क्या करना चाहिए? आपको शुरुआत करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। लिख दिया। आगे मैंने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जितनी भी आप लोगों की टेस्ट में कॉपीज चेक की है, जो कुछ मिस्टेक, जो कॉमन मिस्टेक्स मुझे जो नजर आई हैं वो क्या है, जो मैं एक बार सारी रिकॉल करवाना चाहता हूं आपको।
वो कॉमन मिस्टेक्स कौन कौन सी हैं जो आप लोग कर रहे हैं, चलिए देखते हैं कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जिन्हें आप कर रहे हैं। देखिएगा, अच्छा मैं ही कुछ गलत कर रहा हूँ क्या? हाँ जी, शुरुआत जब करनी है तो ऐसे लिखिएगा, एज पर द प्रोविजंस ऑफ, जिनको पता है सेक्शन वो लिखेंगे सेक्शन 2 क्लॉज 62, जिनको नहीं पता वो ये मिस कर देंगे। डब्बा बनाना नहीं है ये तो मैं वैसे बता रहा हूं कि ये मिस कर देंगे। एज पर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट, पूरा लिखना, शॉर्टकट नहीं चलेगा, 2013, इसको करो अंडरलाइन। ठीक है जी, आपने अंडरलाइन किया इसे, अब इसके नीचे शुरू कीजिएगा। अच्छा एक बात जो मुझे 99% कॉपीज में नजर आई कमेंट टेस्ट चेक करते हुए, ये कि पता नहीं हमें सेमीकोलन डालने में ऐसी शर्म क्यों आ रही है, जबकि मैंने पूरे नोट्स बनाते हुए सेमीकोलन डलवाए हैं। छोटे छोटे पैराग्राफ के अंदर तोड़ दे जाना है, छोटे छोटे पैराग्राफ के अंदर तोड़ दे जाना है। दूसरी बात, अगर मैं कहता हूं लेफ्ट पेज यहां से शुरू होता है तो कुछ बच्चे यहां से शुरू करते हैं लिखना, फिर यूं लिखते हैं। ओ भाई ये तरीका नहीं है लिखने का, जब यहां पे सेमीकोलन डाल दिया तो बस आगे से लिखना शुरू करो। तो ये यहां इतने इतने मार्जिन छोड़ने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग तो बस इतने से पोर्शन में लिखते हैं, यहां भी मार्जिन छूटा हुआ है, यहां भी मार्जिन छूटा हुआ है। ये नालायकी नहीं करनी है, ध्यान ध्यान रखना, ठीक है ना। अच्छा, सेमीकोलन तो डालना है परंतु इनको नंबर नहीं डालने, पता लगा 1 2 3 4 नहीं। जब तक वो प्रोसीजर ना पूछे, जब तक वो स्टेप्स ना पूछे, तब तक 1 2 3 4 नहीं आते, क्योंकि 1 2 3 4 अदरवाइज क्या बन जाते हैं, सबसेक्शन मान लिए जाते हैं कि आपने सेक्शन के अंदर सबसेक्शन लिखा, जबकि ऐसा तो किया नहीं। तो इन चीजों का कॉमन मिस्टेक्स का ध्यान रखना कि ऐसी गलती मत कर देना, ठीक है जी। चले, तो अब आपने ये लाइन लिखी, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 2 क्लॉज 62 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। अब यहां से पैराग्राफ शुरू होगा, मीनिंग ऑफ। अगर आप ये वाली प्रेजेंटेशन देख सकें तो भाई इससे ज्यादा तोड़ कोई होगा ही नहीं। मीनिंग ऑफ 1% कंपनी क्या होता है, जिनकी हैंडराइटिंग गलती है, बहुत गलत है, जिनको मैंने फीडबैक दिया है, वो लोग तो अगर इस प्रेजेंटेशन को रख के आएंगे तो बच जाएंगे। ध्यान रखना, मीनिंग को अंडरलाइन किया, लिखा 1% कंपनी क्या होता है। अच्छा, फिर अगेन सेमीकोलन डाला, सेमीकोलन डाला, सेमीकोलन डाला, हर 2 या 3 लाइन के बाद पैराग्राफ खत्म, अगला पैरा शुरू, अगला पैरा शुरू, लाइन छोड़ने की जरूरत नहीं है। फिर अब जब ये पूरा हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड रेलेवेंट प्रोविजन, आपने पूरा लिख लिया। अब यहां पर क्योंकि देखो एक केस नहीं पूछा हुआ, सेम कॉन्सेप्ट पे सेम सेक्शन पे 3 केस पूछे हुआ है, तो आप क्या लिखेंगे, अब गिवन केस लिखने की जरूरत नहीं है। बेस्ड ऑन अबव प्रोविजन वी मे कंक्लूड एज फॉलो। ठीक है जी, जहां पर 1 2 3 तीनों का सॉल्यूशन आप लिख के आएंगे। ठीक है, अब सॉल्यूशन क्या होगा जरा इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। आएगा सॉल्यूशन क्या होगा, पहला जी आपने पहले प्रोविजन लिख दिया, अब सॉल्यूशन देखते हैं। कहता है जी, मिस्टर श्याम सन ऑफ मिस्टर राजा हु इज 15 ईयर्स ओल्ड। भाई देखो, जिसकी कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट ना हो, क्या वो 1% कंपनी में बन सकता है मेंबर? बिल्कुल नहीं बन सकता। तो 1% कंपनी में मेंबर नहीं बन सकता, नॉमिनी भी नहीं बन सकता, ना मेंबर बन सकता है ना नॉमिनी बन सकता है। तो ये बात रूल नंबर 3 में लिखी हुई है, ठीक है ना। चले, तो रूल नंबर 3 अगर आपको ध्यान हो तो लिख सकते हो, नहीं ध्यान तो मत लिखा। वैसे रूल नंबर 3 ध्यान रहेगा तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि 1% कंपनी पे ना सवाल पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा है। चले और आगे बढ़ते हैं, अगले कॉन्सेप्ट पे आइएगा, अगले पॉइंट पे आइएगा जो पूछा गया है।
Mr. Devki, an Indian citizen, sister of Mr. Raja, stays in Dubai in India, and she stayed in India during the period from 2nd of January to 16th of August 2019. अच्छा, thereafter she left for Dubai and stayed there. सवाल उठा, आपका इंडियन रेजिडेंट होना भी जरूरी है? हाँ, रेजिडेंट का मतलब क्या है? एक्सप्लेनेशन में लिखा है कि कम से कम 120 दिन। अब जो बात हम भूल जाएंगे वो कब, वो क्या भूलेंगे कि 120 दिन कब, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर या करंट फाइनेंशियल ईयर? आंसर इज प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। मुझे कब देखना है, पहले तो मुझे बताओ कि देखना कब है। 5 मई 2020 को, तो इसका मतलब प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 19-20 देखना है मुझे। तो 19-20 में बताना कि ये कितना टाइम इंडिया में रही है। 19-20 यानी कि अप्रैल रही है, यस, मई रही है, यस, जून रही है, यस, जुलाई रही है, यस, अगस्त रही है, थोड़ा सा अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 मतलब 3 चौक 12, 120 दिन से ज्यादा निकल गए। यस, तो क्या ये इंडियन रेजिडेंट हो गई? यस, इंडियन रेजिडेंट हो गई, क्योंकि 120 दिन से ज्यादा रही है। तो क्या ये एलिजिबल है नॉमिनी बनने के लिए? यस, बिल्कुल नॉमिनी बनने के लिए एलिजिबल है। पिछला फाइनेंशियल ईयर देखा जाता है, पिछला फाइनेंशियल ईयर कम से कम 120 दिन देखा जाता है। ठीक है जी, चले थर्ड। सर अब इसके कंक्लूजन में आंसर कैसे लिखना है? देखो, हर एक का आंसर लिखते जाना है, क्योंकि प्रोविजन तो आप ऊपर लिख चुके होंगे। Based on the above provision, we may conclude as follow। आपने लाइन लिखी थी, ये लाइन लिखी थी, based on the above provision, we may conclude as follow। फर्स्ट, ये जो पहला क्वेश्चन, पहला था कौन था? रामलाल चामलाल, जो माइनर था, क्या नाम था? चिंटू इज नॉट एलिजिबल टू बिकम अ मेंबर या नॉमिनी ऑफ द 1% कंपनी। देवकी cannot become a nominee of 1% company since she is not a resident during the preceding financial year। ठीक है, बस इस तरीके से आंसर कंक्लूड करते जाना है। थर्ड पे आइएगा, थर्ड क्या कहता है? Mr. Ashok, an Indian citizen residing in India who is presently a member of the 1% company। अच्छा, 1% कंपनी का मेंबर है, तो आपको क्या बताना है? नॉमिनी का बताना है। क्या वो नॉमिनी बन सकता है? हाँ, वो बन सकता है। यानी कि आप 1% कंपनी में मेंबर भी हो सकते हो, प्लस नॉमिनी भी हो सकते हो। किसी दूसरी 1% कंपनी में तो कोई दिक्कत नहीं, बन सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात? चले, तो ये पहला क्वेश्चन था हमारा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, मिस्टर राम along with his brother got registered a company in the state of Telangana by furnishing a false information knowingly। What action may be taken against the company and its promoter under the provision of the Company Act 2013। अगर आप देखो तो ये बात सेक्शन 7 के अंदर लिखी गई है कि अगर आप गलत इंफॉर्मेशन देके, सपरेशन ऑफ द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देके कंपनी को रजिस्टर्ड करवाते हैं, तो फिर ट्राइब्यूनल को एप्लीकेशन फाइल की जा सकती है। पहली बात, जितने भी लोग हैं जो इन्वॉल्व हैं वो 447 में भी दोषी होंगे, मगर मीनवाइल एप्लीकेशन ट्राइब्यूनल को फाइल की जा सकती है, जिसके बेसिस पे ट्राइब्यूनल कुछ ऑर्डर्स पास कर सकता है। पहला, रेगुलेशन ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स पास कर सकता है, जिसमें मैनेजमेंट को हटा सकता है, आर्टिकल और मेमोरेंडम को चेंज कर सकता है। वो ये कह सकता है कि मेंबर की लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी, कंपनी का नाम रिमूव कर सकता है, कंपनी को वाइंडिंग अप का ऑर्डर पास कर सकता है। वाइंडिंग अप कहाँ गया? वाइंडिंग अप का ऑर्डर, सच अदर ऑर्डर, जो भी उसे सही लगे वो पास कर सकता है। परंतु ऐसा कोई भी ऑर्डर पास करने से पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड जरूर देनी पड़ेगी, जरूर देनी पड़ेगी। ठीक हो गई इतनी बात? तो ये वो सारे ऑर्डर हैं जब कंपनी गलत तरीके से बनाई जाएगी। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 हालांकि आने की संभावना तो नहीं है ऐसा क्वेश्चन पेपर में, बट ये कॉन्सेप्चुअली बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो कि मेरे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग करके दे देता है, तो इसलिए क्वेश्चन करने की जरूरत है। कहता है जी, फॉलोइंग आर सम ऑफ द सिक्योरिटी इशूड बाय द डिफरेंट कंपनी रिलेटेड विद ईच अदर एज फॉलो। ओके, क्लैशरेट लिमिटेड, के लिमिटेड, लिस्टेड नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। अब आपने लिस्टेड कंपनी की डेफिनेशन पढ़ी होगी। लिस्टेड कंपनी की डेफिनेशन में एक रूल नंबर अमेंडमेंट आई थी, रूल नंबर 2A, जहां पे हमने कहा था कि अगर प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पर नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स और या लिस्टेड हैं, तो फिर वो लिस्टेड कंपनी नहीं मानी जाएगी अगर वो इनोवेटिव ग्रोथ प्लेटफॉर्म पे ये लिस्टेड है। तो अब आपको बताना क्या है
आपको बताना है कि वेदर द एफोरसेड कंपनी कैन बी कंसीडर्ड एज लिस्टेड कंपनी, पहला, और दूसरा एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द एफोरसेड कंपनी। इन सब कंपनियों में रिलेशनशिप बतानी है। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ताकि आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो सके। हाँ जी, क्लेस्ट्रेट लिमिटेड की बात करूं तो लिस्टेड, नॉन कन्वर्टेबल, रिडीमेबल, प्रेफरेंस शेयर इशूड ऑन अ प्राइवेट प्लेसमेंट, बस खत्म हो गए। नॉन कन्वर्टेबल है, प्राइवेट प्लेसमेंट है, लिस्टेड नहीं है। तो सबसे पहले आपने लिखना कैसे है, सबसे पहले लिस्टेड कंपनी की डेफिनेशन, फिर उसके बाद रूल नंबर 2A ये लिख दिया। अच्छा, फिर उसके बाद क्योंकि इसने होल्डिंग सब्सिडरी वगैरह ये भी पूछा है, तो फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, पहले तो लिस्टेड कंपनी के बारे में बता देंगे, क्योंकि दो अलग अलग सेक्शन यूज हो रहे हैं। तो पहले सेक्शन का बताओ कि फिर क्या होगा। पहले आपने लिस्टेड कंपनी की डेफिनेशन रूल नंबर 2A बताया, फिर लिखो बेस्ड ऑन द अबव प्रोविजन वी मे कंक्लूड, पहला क्लेस्ट्रेट लिमिटेड नॉट अ लिस्टेड कंपनी। क्यों? क्योंकि सिंस कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर हैं जो कि प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे हैं। सेकंड, लिस्टेड नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटी इशूड ऑन अ प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस, अगेन लिस्टेड कंपनी नहीं है। थर्ड, सजगता लिमिटेड, लिस्टेड नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटी इशूड ऑन अ प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस, अगेन ये लिस्टेड कंपनी नहीं है। तीनों ही नहीं है। पहला कॉन्सेप्ट खत्म, दो अलग अलग सेक्शन यूज हो रहे थे, खत्म कर दिया। अब उसने पूछा इनमें रिलेशन होल्डिंग सब्सिडरी का, तो पहले होल्डिंग सब्सिडरी के कॉन्सेप्ट सेक्शन 2 क्लॉज 87 को एक्सप्लेन करो। आप कह सकते हो सर ये कितना बड़ा आएगा क्वेश्चन, मैंने आपको कहा ना पेपर में नहीं आ सकता, मगर कॉन्सेप्चुअल है ये क्वेश्चन, पेपर में आने की संभावना है नहीं इसकी। फिलहाल के लिमिटेड के बारे में कहता है द पावर टू अपॉइंट 2/3 डायरेक्टर इन द आई लिमिटेड। अच्छा, मतलब इस कंपनी के पास पावर है कि वो 2/3 ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ आई लिमिटेड अपॉइंट कर सकता है। तो यानी कि ये कंपनी हो गई होल्डिंग और ये कंपनी हो गई सब्सिडरी कंपनी। क्लियर हो गई इतनी बात? आगे आई लिमिटेड की बात करूं तो आई लिमिटेड होल्डिंग 60% वोटिंग पावर इन सजगता लिमिटेड, तो ये हो गई सब्सिडरी और आई लिमिटेड हो गई होल्डिंग। अच्छा, सजगता लिमिटेड की बात करूं तो कंपनी होल्ड 52% इक्विटी शेयर इन द प्रतिबोध लिमिटेड एज एन इन्वेस्टमेंट ऑन बिहाफ ऑफ अनदर। अब ये मुझे यहाँ पर ना, मेरा यहाँ गलती से मेरा, आपकी फाइल में तो पूरा होगा मगर मेरी फाइल में नहीं है, बट फिलहाल क्या लिखा है, कहता 52% इक्विटी शेयर इन द प्रतिबोध लिमिटेड एज एन इन्वेस्टमेंट ऑन बिहाफ ऑफ अनदर, यानी कि फिड्यूशरी कैपेसिटी में होल्ड करते हैं। फिड्यूशरी कैपेसिटी में अगर आपकी कोई भी शेयर होल्डिंग है तो उसे शेयर होल्डिंग नहीं माना जाता, चाहे वो एसोसिएट कंपनी के लिए हो, चाहे वो होल्डिंग सब्सिडरी के लिए हो, उसे कंसीडर्ड नहीं किया जाता। तो मैं सजगता लिमिटेड को होल्डिंग कंपनी प्रतिबोध लिमिटेड की नहीं मान सकता। ठीक हो गई इतनी बात? चलिए जी, कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन था, इनमें से ये आ सकता है कि केवल ये पोर्शन आ जाए या ये पोर्शन आ जाए। दोनों क्वेश्चन अगर आने हैं तो मिला के कम से कम 6 या 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो। मगर आजकल 6 या 8 नंबर के क्वेश्चन आ नहीं रहे, आजकल 3-3 नंबर के आ रहे हैं, तो इसलिए इसकी संभावना कम है। चलिए फिलहाल और आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, कहता जी एबीसी लिमिटेड हैज अलॉटेड इक्विटी शेयर्स विद द वोटिंग पावर, हाँ जी, टू XYZ लिमिटेड वर्थ ₹15 करोड़ एंड इशूड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर वर्थ ₹40 करोड़ ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 19-20। आफ्टर दैट द टोटल पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इज ₹100 करोड़ एंड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर स्टैंड एट ₹120 करोड़। डिफाइन द मीनिंग ऑफ द एसोसिएट कंपनी, सेक्शन 2 क्लॉज 6, एसोसिएट कंपनी को पूरा डिफाइन करो। क्वेश्चन को ना ये ध्यान से सुना करो कि वो क्या मांग रहा है तुमसे, ठीक है। And comment on whether ABC Limited and XYZ Limited would be called as associate company as per the provision of the Company Act. ABC Limited allotted equity share with the voting share to XYZ. अच्छा, ABC Limited ने XYZ Limited को 15 करोड़ के शेयर दिए हैं। टोटल कितनी है शेयर कैपिटल? 100 में से 15 करोड़ मतलब 15%। एसोसिएट बनने के लिए 20% चाहिए होता है, तो नहीं है। अच्छा, डिबेंचर्स 40 करोड़, इसे कंसीडर्ड नहीं किया जाता, ये थोड़ा कंसीडर्ड होते हैं। ठीक हो गई इतनी बात? चले, तो एसोसिएट का रिलेशन नहीं है। सेक्शन 2 क्लॉज 6 लिखा, बस जी, फिर उसके बाद कंक्लूजन लिख के आ गए, ठीक है। और आगे क्वेश्चन नंबर 4B कहता है जी जगन्नाथ ऑयल लिमिटेड इज अ पब्लिक कंपनी। अच्छा, ये क्वेश्चन बनने की संभावना जरूर है, ऐसा क्वेश्चन आने की संभावना है इंटर लेवल पे। एंड हैविंग 220 मेंबर ऑफ विच 25 मेंबर ऐसे थे जो एम्प्लॉइज भी थे ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 1 अप्रैल 2006 टू 28 जून 2016। अब याद करो तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की डेफिनेशन जो कि सेक्शन 2 क्लॉज 68 में दी हुई है, वहां पर कहता है
कि जब मैं 200 नंबर की काउंटिंग करता हूं 200 मेंबर्स की, तो उसमें उन लोगों को एक्सक्लूड कर देता हूं जो कि कंपनी के एम्प्लॉय हैं और एम्प्लॉय रहते हुए जिन्होंने शेयर्स लिए हैं, या फिर एक्स एम्प्लॉय हैं, मतलब जिन्होंने एम्प्लॉय रहते हुए शेयर्स लिए थे परंतु अब एम्प्लॉयमेंट से रिजाइन कर दिया परंतु शेयर होल्डर अभी भी हैं, तो इन दोनों को मैं एक्सक्लूड कर देता हूं। तो इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखते हुए अब इसे कंसिडर करना। कहता है जी जगन्नाथ, सबसे पहले प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की पूरी डेफिनेशन लिखो, फिर बेस्ड ऑन द प्रोविजन वी मे कंक्लूड एज फॉलो। जगन्नाथ ऑयल लिमिटेड इज अ पब्लिक कंपनी है, अच्छा, जिसके 220 मेंबर हैं, 25 मेंबर ऐसे हैं जो एम्प्लॉय भी थे इन द कंपनी ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 1 अप्रैल टू 28 जून 2016 तक। ओके, अच्छा, ये एम्प्लॉय थे। दे वर अलॉटेड शेयर इन द जगन्नाथ ऑयल लिमिटेड फर्स्ट टाइम ऑन द 1 जुलाई 2007। देखो जी, पहली बार जब शेयर्स मिले तो क्या उस टाइम एम्प्लॉय थे? यस, 2007 में मिले, तो इस टेन्योर में एम्प्लॉय थे। यस, तो वो अब 200 की काउंटिंग में कंसीडर्ड नहीं किए जाएंगे। विच वर सोल्ड बाय देम, ओ माय गॉड, इन्होंने बेच दिए। अच्छा, कब बेचे हैं? अगस्त 2016 में। ओहो, बस तो फिर खत्म हो गया। अब एम्प्लॉयमेंट भी खत्म हो चुकी है जून 16 में और शेयर भी बेच डाले। After some time on 1st of December 2016, each of these 25 member acquired shares. अच्छा, दोबारा शेयर्स एक्वायर कर लिए हैं, परंतु अब एम्प्लॉयमेंट तो है नहीं, शेयर एक्वायर कर लिए हैं, तो आप मेंबर कंसीडर्ड किए जाओगे, which they were holding till date. Now company want to convert itself into a private company, state with reason whether Jagannath Oil Limited is required to reduce the number of member. Yes, क्यों? क्योंकि 220 मेंबर है जबकि 200 होने चाहिए, तो फिर आपको रिड्यूस करने पड़ेंगे, 200 से नीचे लाने पड़ेंगे, क्योंकि अब तो ये काउंट होंगे ना। आगे बढ़ते हैं, फिर कहता है बड़ी और आंसर भी डिफरेंट है। अबाउट 25 मेंबर वर एम्प्लॉय इन द जगन्नाथ ऑयल लिमिटेड फॉर द पीरियड फ्रॉम 1 अप्रैल टू 28 जून 2017। कि मान के चलो कि 28 जून 2017 तक वो मेंबर है। अगर 28 जून 2017 तक मेंबर हैं तो फिर इन्होंने दोबारा शेयर कब लिए हैं? 1 दिसंबर 2016 को। तो इसका मतलब वो एम्प्लॉय थे, फिर उन्होंने शेयर ले लिए हैं, तो इसका मतलब फिर वो कंसीडर्ड नहीं किए जाएंगे। तो 200 की काउंटिंग में अब ये कंसीडर्ड नहीं किए जाएंगे क्योंकि इन्होंने ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट शेयर लिए हैं। ठीक है, बढ़ सकते हैं। तो सेक्शन 2 क्लॉज 68 को लिखो, क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड जो दो क्वेश्चन है, तो बेस्ड ऑन द अबव प्रोविजन वी मे कंक्लूड एज फॉलो। सिचुएशन नंबर 1, सिचुएशन नंबर 2। ठीक है, चलो जी, क्वेश्चन नंबर 5 है, company registered under section 8 of the act as Ganga Sports Club want to do the following, advise the company on the course of action. Ganga Sport Club decide to alter its object clause of the memorandum of association, decide to admit PKR and company a partnership firm into the company as a member। भाई अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। ये सेक्शन 8 कंपनी पे बेहतरीन क्वेश्चन की कैटेगरी में माना जाएगा, ये सुनना ध्यान से। सबसे पहले तो सेक्शन 8 कंपनी के बारे में लिख के आना कि सेक्शन 8 कंपनी क्या होती है। 2-3 पॉइंट, ये कंपनी किस लिए बनाई जाती है? फॉर द प्रमोशन ऑफ आर्ट, साइंस, कॉमर्स, रिलीजन, रीजन, चैरिटेबल ऑब्जेक्ट, सब लिख दिया, सारा कुछ लिख दिया। उसके बाद ये कंपनियां डिविडेंड नहीं देंगी, इन कंपनियों को सख्त मना है डिविडेंड देना, ये कोई भी कंपनी डिविडेंड नहीं दे सकती। ठीक है, तीसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट से एग्जम्पशन ले सकती हैं कि इनके नाम के आगे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड भी नहीं लगेगा। ये 3-4 पॉइंट लिख दिया आपने सेक्शन 8 कंपनीज पे जो भी आपको ध्यान थे। उसके बाद पहली बात, बेस्ड ऑन द अबव प्रोविजन, क्योंकि दो क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन द अबव प्रोविजन वी मे कंक्लूड एज फॉलो। पॉइंट नंबर 1, गंगा स्पोर्ट्स क्लब डिसाइडेड टू ऑल्टर इट्स ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये आप जब ऊपर प्रोविजन लिख रहे थे वहां पे भी लिख सकते हो या फिर आंसर के अंदर भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा है, दोनों में बिल्कुल सही रहेगा। ऊपर लिख सकते हो, मैं अगर होता तो मैं ऊपर लिखने वाला ही तरीका यूज करता। ध्यान रखना, सेक्शन 8 कंपनी जिसे गवर्नमेंट से लाइसेंस मिला है, लाइसेंस लेने के बाद क्या ये ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में चेंज कर सकता है? कर तो सकता है, मगर नॉट विदाउट द अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। और जो अप्रूवल आज की डेट में रीजनल डायरेक्टर को सौंप दी गई है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये कॉन्सेप्ट। ठीक है ना, अगली बात, PQR लिमिट अ कंपनी, PQR अ कंपनी, अ पार्टनरशिप फर्म इनटू द कंपनी एज अ मेंबर। क्या फर्म इसकी मेंबर बन सकती है? भाई कोई दिक्कत नहीं है ऐसा,
भाई मेंबर तो कोई भी बन सकता है, पार्टनरशिप फर्म बन सकती है, द फर्म में बी ए मेंबर ऑफ द कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है सर। फर्म का तो ऑब्जेक्ट होता है क्या करना, बिजनेस करना, बट सेक्शन 8 कंपनी बिजनेस करने के लिए नहीं बनाई गई है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। मेंबर ही बनाना चाह रही है ना, तो क्या दिक्कत है, मेंबर बना सकती है। फर्म की प्रॉब्लम है कि वो मेंबर बन रही है, हम क्या कर सकते हैं। चले जी, तो ये क्वेश्चन था। आगे क्वेश्चन नंबर 5B, सेक्शन 8 कंपनी पे 5A या 5B के अलावा कोई कॉन्सेप्ट नहीं बनता। 1% कंपनी पे भी जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया ना, उसके अलावा कोई और कॉन्सेप्ट नहीं बनता। तो ये एक्सट्रीम लेवल्स हैं इन दोनों कॉन्सेप्ट के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिक वाले चैप्टर में। Alpha Limited, a Section 8 company, is planning to declare dividend in the AGM for the financial year ended 31st of March 2018. Mr. Chopra is holding 800 equity share as on that date. अच्छा, डिक्लेयर करने जा रही है डिविडेंड सेक्शन 8 कंपनी। स्टेट वेदर द एक्ट ऑफ द कंपनी इज अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द कंपनी एक्ट। अगेन सेक्शन 8 कंपनी के बारे में लिखा, क्यों बनाई जाती है, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड का पॉइंट लिखा, इन्हें लाइसेंस मिलता है। अच्छा, क्योंकि जिस पॉइंट पे अटैक हुआ ना, उसे सबसे लास्ट में लिखना ना रेलेवेंट प्रोविजन में, कि ये कभी भी दे आर प्रोहिबिटेड टू डिक्लेयर एनी डिविडेंड। ठीक है, डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकती, इस पॉइंट को अंडरलाइन कर देना। अब क्योंकि एक ही केस दिया हुआ है, गिवन केस का यूज करो, कंक्लूजन का हेडिंग लिखो। अच्छा, कंक्लूजन का हेडिंग लिखने में पता नहीं हमें क्यों शर्म आती है। जितनी भी कॉपियां मैं चेक कर रहा हूं, अगर मैं उन कॉपियों को देखूं तो बंदा क्या कर रहा है, ये रेलेवेंट प्रोविजन लिखा, ये गिवन केस लिखा, इसी के अंदर कंक्लूजन लिख दिया, या फिर कंक्लूजन लिखा हेडिंग नहीं दिया। और भाई साहब ध्यान से सुनो, अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 लिखकर अंडरलाइन किया, अगली लाइन से आंसर शुरू किया। जैसे ही आप लिख रहे हो इन द गिवन केस, ये पोर्शन अंडरलाइन किया, फिर लिखा इस गिवन केस में क्या हुआ है, फिर ऐसे ही कंक्लूजन, इन तीनों पैराग्राफ के बीच में एक एक लाइन छोड़ते जाना, एक एक लाइन। कंक्लूजन का हेडिंग जरूर लिखना है, फिर उसके बाद कंक्लूड करना है। समझ गए? ये सिली मिस्टेक मत करना प्लीज, बहुत बार समझा चुका हूं, प्रेजेंटेशन की क्लासेस में भी समझा चुका हूं। चलिए, फिर हो गया ये तो, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एज एट 31 मार्च 2018 द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ एस लिमिटेड इज इतना डिवाइडेड इनटू 10 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच of this H Limited is holding 6 लाख इक्विटी शेयर एंड 4 लाख इक्विटी शेयर्स आर हेल्ड बाय अदर्स। अच्छा, तो H Limited तो हो गई होल्डिंग, क्योंकि 10 लाख में से 6 लाख तो वही होल्ड कर रही है। Simultaneously, S Limited is holding 5% equity share of H Limited, out of which 1% share are held as a legal representative of deceased member of H Limited. चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। बाकी 5%, बाकी 4% कब एक्वायर किए देखते हैं। On the basis of given information, examine and answer the following query with reference to the provision of the Company Act. A, B, C. तीनों क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखो, तीनों में एक ही सेक्शन यूज है, सेक्शन 19। सबसे पहले पूरे का पूरा सेक्शन 19 लिखो, जिसमें कहो कि कोई होल्डिंग कंपनी किसी अपनी सब्सिडरी को शेयर नहीं दे सकती और कोई सब्सिडरी अपने होल्डिंग के शेयर नहीं ले सकती। पूरा लिख दिया, उसकी एक्सेप्शन भी लिख दी सारी। अब बेस्ड ऑन द अबव प्रोविजन वी मे कंक्लूड एज फॉलो 1 2 3। पहला, एस लिमिटेड मेक फर्दर इन्वेस्टमेंट इन द इक्विटी शेयर ऑफ एच लिमिटेड, नहीं हो सकता। दूसरी बात, कैन एस लिमिटेड एक्सरसाइज वोटिंग पावर एट द एजीएम, 1% के रेस्पेक्ट में कर सकती है, 4% के रेस्पेक्ट में नहीं कर सकती, क्योंकि 4% पक्की बात है वो उसने पहले लिए होंगे। कैन एच लिमिटेड अलॉट और ट्रांसफर सम ऑफ इट्स शेयर्स टू एस लिमिटेड, नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक हो गई इतनी बात, कोई दिक्कत? चलिए, हाँ जी, क्वेश्चन में से सेक्शन 2 क्लॉज 87 दिया हुआ, मैंने कहा ना तेल निकलवाएं या सॉल्यूशन, ये भी सॉल्यूशन ठीक है, आप कोई दिक्कत नहीं है, मगर जो ऑल्टरनेट सॉल्यूशन बता रहा हूं वो भी परफेक्टली ठीक है। तो इसलिए आपने जिस भी हिसाब से किया हो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हो सकता है कि मैं जो आप बोल रहा हूं ये जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में लिखा है या दोनों अलग हो, आपने जिन दोनों में से जो तरीका किया वो भी ठीक होगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, ये तो खत्म हो गया असाइनमेंट। क्वेश्चन नंबर 7, लो जी।
लो जी, क्वेश्चन नंबर 7। हाँ जी। Aman, an engineer, has started a new company with the name of Nuts and Bolts Private Limited. He got registered a company with the same name. Shah. New company. He got registered a company with the same name. Or Nuts and Bolt is a registered trademark. Oh, Shah. After 5 years, when the owner of trademark came to know about the same, it filed an application with the relevant authority. Memorandum of Association में अगर आप याद करो तो कौन सा सेक्शन यहाँ पे हिट होने जा रहा है? कैन आई से सेक्शन 16, रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम, रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम, याद आ रहा है? ठीक हो गई इतनी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कहते हैं आफ्टर 5 years, ओ माय गॉड, 5 साल बाद, कहां था इतने साल तक? When the owner of the trademark came to know about the same, it filed an application with the relevant authority. Can the company be compelled to change its name by the owner of the trademark? हाँ जी, क्या कंपनी कंपेल्ड कर सकती है ओनर ऑफ ट्रेडमार्क के कहने पर कि चेंज करे? याद करो तो हमने कहा था कि अगर मान लीजिए आपका नाम किसी एग्जिस्टिंग कंपनी के नाम से या उसके ट्रेडमार्क से मिलता जुलता है, तो वो जो एग्जिस्टिंग ट्रेडमार्क का ओनर या एग्जिस्टिंग नाम का ओनर है वो आपके कंपनी के खिलाफ एप्लीकेशन फाइल कर सकता है, बट ये एप्लीकेशन 3 साल के अंदर फाइल होनी चाहिए। 3 साल के अंदर अंदर फाइल होनी चाहिए, बट यहाँ एप्लीकेशन 6 साल बाद फाइल हुई है। Okay, can the owner of a registered trademark request the company and then company change its name at its discretion? वो रिक्वेस्ट करे तो कंपनी कभी भी नाम चेंज कर सकती है, तब कोई टाइम पीरियड नहीं होता। लिखूंगा क्या सर? लिखोगे क्या? सबसे पहले आप सेक्शन 16 का रेफरेंस दोगे। अब कैसे शुरुआत कैसे करोगे? देखो, अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 16 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, सबसे पहले मीनिंग ऑफ अनडिजायरेबल नेम। अनडिजायरेबल नेम क्या होता है? ठीक है, या नेम ऑफ द कंपनी इज कंसिडर्ड एज अनडिजायरेबल इफ, लिख दिया। उसके बाद लिखने के बाद अगर कंपनी का नाम अनडिजायरेबल है तो एग्जिस्टिंग ट्रेडमार्क ओनर एप्लीकेशन फाइल कर सकता है कंपनी को, कंपनी के खिलाफ सेंट्रल गवर्नमेंट को 3 साल के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, फिर इन द गिवन केस ये हुआ है, कंक्लूड किया। सेकेंड पोर्शन एक और है जिसमें लिखा है, अब वो उसने 1 और 2 करके नहीं लिखा, सेम क्वेश्चन का पार्ट बनाया है सेकेंड पोर्शन को। तो ऐसे केस को कैसे सॉल्व किया जाएगा? आप लिखोगे इफ, लिखोगे इफ ओनर ऑफ रजिस्टर, यहां से ये लिखा रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क रिक्वेस्ट द कंपनी, तो फिर क्या होगा? अंडरलाइन कर दो। लिखा, एक लाइन छोड़ देना, ये लिखा, अंडरलाइन किया, कंक्लूजन, सीधा कंक्लूजन। कि हम क्या कह सकते हैं? तो कंपनी कभी भी अपने आप तो कभी भी चेंज कर सकते हैं, कोई टाइम लिमिट नहीं है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, examine the validity of the following different decision or proposals regarding the change of the office by A Limited under the provision of the Company Act 2013. The registered office is shifted from Thane, local limit of Thane district, to Dadar, local limit of Mumbai district. थाने से दादर, थाने से दादर। अच्छा, द रजिस्टर्ड ऑफिस थाने, थाने में क्या है? लोकल लिमिट ऑफ थाने डिस्ट्रिक्ट, मतलब डिस्ट्रिक्ट चेंज हो रहा है और ये मुंबई डिस्ट्रिक्ट की तरफ आ रही है कंपनी। ओके, बोथ प्लेसेस फॉल्स विद इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द आरओसी मुंबई, यानी कि सेम आरओसी के अंदर सिटी चेंज हो रही है, सिटी टाउन और विलेज चेंज हो रहा है। स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है। अच्छा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दिया, बट विदाउट ऑब्टेनिंग द अप्रूवल ऑफ द रीजनल डायरेक्टर, रीजनल डायरेक्टर की अप्रूवल चाहिए ही नहीं। The registered office situated in certain place of a city is proposed to be shifted to another place within the local limit of same city under the authority of the board resolution. अच्छा, कंपनी बोर्ड रेजोल्यूशन, सेकंड पॉइंट है ये, सेकंड पॉइंट कि कंपनी विद इन द सेम सिटी बोर्ड रेजोल्यूशन पास कर रही है ये। अब दोनों में आपको वैलिडिटी बतानी है डिफरेंट प्रपोजल्स जो कंपनी ने किए हैं। तो पहला केस सेक्शन 12 में आता है, दूसरा केस भी सेक्शन 12 में आता है। तो दो अब हेडिंग है, दोनों केस अलग अलग आ रहे हैं। एक सिटी टाउन विलेज चेंज हो रहा है विद इन द सेम स्टेट है, दूसरा सेम सिटी के अंदर चेंज हो रहा है, सेम सिटी के अंदर। अच्छा, तो अब आप क्या करेंगे? पहली सिचुएशन लिखेंगे, चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन एग्जिस्टिंग सिटी टाउन और विलेज टू अनदर सिटी टाउन और विलेज बट विद इन द सेम आरओसी।
प्रोसीजर क्या है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ जो भी प्रोसीजर है आपके पास, स्पेशल रेजोल्यूशन नीड टू बी पास्ड, फिर आरओसी के पास एप्लीकेशन फाइल की जाएगी, स्पेशल रेजोल्यूशन को फाइल किया जाएगा, आरओसी जो है इसको रजिस्टर्ड करेगा अपने पास, ये जो भी है आपके पास रजिस्टर्ड, जो भी स्टेप्स आपने लिखे हुए हैं वो लिखेंगे। ऐसे सेकेंड स्टेप में विद इन द सेम सिटी टाउन और विलेज क्या प्रोसीजर होगा वो प्रोसीजर लिखेंगे। बस प्रोसीजर में आप स्टेप नंबर 1 2 3 लिख सकते हैं। ठीक है, चले और आगे बढ़ते हैं। अगर विद इन द सेम सिटी टाउन और विलेज हैं, अगर आप चेंज कर रहे हैं रजिस्टर्ड ऑफिस, तो केवल बोर्ड रेजोल्यूशन चाहिए होता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 के तहत पराग कंस्ट्रक्शन लिमिटेड इज अ लीडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी। वन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी मिस्टर पराग हैज बीन साइनिंग ऑल द कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी फॉर मेनी ईयर्स। All the parties who ever deal with the company knows Mr. Parag very well. Company has got a very important construction contract from the renowned software company. Parag Construction Company will do the construction for this site in partnership with a local contractor, Feroz Bhai. Mr. Parag signed the partnership deed with Feroz Bhai on behalf of the company because he has an implied authority. Later in a dispute, company denied to accept the liability as a partner. Can the company deny its liability as a partner? मतलब कंपनी पराग ने जो किया है उसको एक्सेप्ट करने से मना कर सकती है। अब एक बात सोचो, क्या कंपनी के बिहाफ पर आप कोई भी डीड वगैरह एग्जीक्यूट कर सकते हो? हाँ कर सकते हो। सेक्शन 22 इस बारे में कहता है कि अगर कंपनी ने आपको ऑथराइज किया हुआ है तो आप एग्जीक्यूट कर सकते हो डीड ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी एनीवेयर विद इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। अच्छा, बट या तो ये चीज कॉमन सील इफेक्ट्स होना चाहिए उस अथॉरिटी लेटर पे, या फिर साइन होने चाहिए 2 डायरेक्टर्स के द्वारा, या फिर एक डायरेक्टर और एक सेक्रेटरी के द्वारा। क्या ऐसा कुछ भी यहां पे दिया हुआ है? कुछ भी? सारी पार्टियां पराग को जानती थी तो बस पराग ने इसी लपेटे में ही कर दिया? नहीं हो सकता ना। कंपनी इज नॉट बाउंड। सेक्शन 22 के अंदर कंपनी इज नॉट बाउंड क्योंकि कोई लेटर नहीं है ना। तो सबसे पहले सेक्शन 22 लिखा, गिवन केस लिखा, कंक्लूजन लिखा। ठीक है जी, आइएगा क्वेश्चन नंबर 10 पर। With a view to transact some urgent business, Ratna, Rimpi and Ratnesh, the 3 directors of Shipkar Construction Limited are desirous of calling a general meeting of shareholder by giving a shorter notice than 21 days clear notice. Okay. The 4th director Nilesh is of the opinion that such an action will attract the penalty provision since there is a contravention. The paid up share capital of the company is rupees 30 crore divided into 3 crore share of rupees 10 each. Keeping in view the applicable provision of the Company Act, discuss the possibility of calling a general meeting by giving a shorter notice. अब उसने ये नहीं बताया जनरल मीटिंग तो बुला रहे हो, बट वो एजीएम है या ईजीएम है ये नहीं बुलाया। तो फिर पहली बात, कौन सा सेक्शन हिट होता है? सेक्शन नहीं, उसका प्रोवाइजो हिट होता है। एज पर द प्रोवाइजो टू सेक्शन 101 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्टर नोटिस एक्सप्लेन किया। शॉर्टर नोटिस क्या होता है, कब कब वैलिड होता है, कंसेंट किससे प्राप्त की जाती है, फिर एजीएम के लिए कितनों से कंसेंट, ईजीएम के लिए कितनों से कंसेंट, गिवन केस यूज किया, फिर इसको कंक्लूड करके आए कि क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, यहां पर क्या होना चाहिए। तो लिख दो, अगर प्रपोज जनरल मीटिंग इज एजीएम तो कंसेंट ऑफ 95% ऑफ द नंबर ऑफ मेंबर्स आपको लेनी पड़ेगी, और ईजीएम है तो मेजॉरिटी इन नंबर प्लस 95% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल। 95% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल कितनी हो गई? 28 करोड़ 50 लाख की आपको कंसेंट चाहिए, आपको उनकी कंसेंट चाहिए। 95% ऑफ द पेड अप कैपिटल। एजीएम के केस में 95% ऑफ द नंबर ऑफ मेंबर की कंसेंट चाहिए। ये लिख दोगे? ठीक है, चले। अब इसने एक ही तरीके से किया कि 95% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। ये ध्यान रखना, ये सही नहीं है क्योंकि ये लिखा ही नहीं हुआ एजीएम है या ईजीएम है। तो दोनों तरफ से आंसर लिखाओ, इफ इट इज एजीएम तो क्या होगा, ईजीएम है तो क्या होगा। क्लियर? चले आगे। क्वेश्चन नंबर 11, विद अ व्यू टू ट्रांजैक्ट सम अर्जेंट बिजनेस। ओहो, रेपिटेशन। चलो जी, क्वेश्चन कम हो गया। उपकार निधि लिमिटेड, ये क्वेश्चन मैंने टेस्ट में भी दिया था बच्चों को करने के लिए।
और ज्यादातर ने, केवल 2-3 ने इसे सही पकड़ा, बाकियों ने सही नहीं पकड़ा इसे। उपकार निधि लिमिटेड was about to hold an AGM on 25th of August 2022, for which the notice of the AGM along with the relevant document as prescribed was sent to all its members including the following। ये मेंबर्स की डिटेल दी हुई है, अब सुनना जी। हमारा जो सेक्शन है सेक्शन 101 जो कहता है कि भैया नोटिस ऑफ मीटिंग सारे के सारे मेंबर्स को जाना होता है, बट निधि कंपनी में ऐसा नहीं होता। निधि कंपनी में नोटिस ऑफ मीटिंग एक सर्टेन कैटेगरी ऑफ मेंबर को जाता है, बाकियों को नहीं जाता है। बाकियों के लिए क्या करते हो, केवल आप डिस्प्ले कर देते हो अपने नोटिस बोर्ड पर बस, या फिर वर्नेक्युलर न्यूज़पेपर जो कि उस डिस्ट्रिक्ट में जाता है जहां पर आप रजिस्टर्ड ऑफिस लोकेटेड है आपका, बस वहां पे आप पब्लिश कर देते हो। एक सर्टेन कैटेगरी से ऊपर केवल नोटिस जाएगा, बाकी जगह नहीं जाएगा। अब सवाल उठा वो कैटेगरी क्या है, वो कैटेगरी देखिएगा, ये है, कहता है सेक्शन 136 कहता है कि सब्जेक्ट टू द मॉडिफिकेशन दैट इन केस ऑफ अ मेंबर हु डू नॉट इंडिविजुअली और जॉइंटली होल्ड शेयर्स ऑफ मोर देन 1000 रुपीज इन फेस वैल्यू, यानी कि वो मेंबर जिनके पास जॉइंटली या इंडिविजुअली 1000 रुपए इन टर्म्स ऑफ फेस वैल्यू के शेयर नहीं है, फेस वैल्यू, और more than 1% of the total paid up share capital whichever is less, अगर ये शेयर भी आपके पास नहीं है तो फिर आपको इंडिविजुअल नोटिस नहीं जाएगा। आपको क्या होगा, इट शेल बी सफिशिएंट कंप्लायंस, अगर कंपनी क्या करती है, इंटीमेशन दे देती है पब्लिक नोटिस इन न्यूज़पेपर के अंदर जो कि उस डिस्ट्रिक्ट में सर्कुलेट होता है जहां पर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है, एंड इसके अलावा डेट टाइम एंड वेन्यू ऑफ एजीएम और फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद इट्स इंक्लोजर वो रजिस्टर्ड ऑफिस पे इंस्पेक्ट किए जा सकते हैं। बस जी, तो यानी कि अगर आप इस कैटेगरी को क्रॉस कर रहे हो, टच कर रहे हो व्हिचएवर इज लेस को, तो आपको इंडिविजुअल नोटिस जाएगा, और अगर नहीं कर रहे तो आपको इंडिविजुअल नोटिस नहीं जाएगा। सेक्शन 136 का ये प्रोविजन है। अच्छा, जहां एग्जाम्पशन है निधि कंपनी को। अब यहां पे आना, कहता है मेंबर इंडिविजुअली होल्ड शेयर्स विद द फेस वैल्यू ऑफ 800 अमाउंटेड टू 0.16%। ना ये 1% को टच कर रहा है, ना ये 1000 को टच कर रहा है, तो इसको इंडिविजुअल नोटिस नहीं देना। टू मेंबर जॉइंटली होल्ड कर रहे हैं फेस वैल्यू ऑफ 1600, इनको इंडिविजुअल नोटिस दिया जाएगा। 42 members each hold individually share with the face value of ₹600 which amount to holding 0.12, इनको भी नहीं देने की जरूरत। फिर ऑल द जो बाकी बचे मेंबर हैं हर एक होल्ड करता है 1.2% ऑफ द टोटल पेड अप शेयर कैपिटल, तो इनमें से सबको, क्योंकि 1.2% 1% से ज्यादा होल्ड कर रहे हो तो इंडिविजुअल नोटिस दिया जाएगा। यस, तो अब सवाल ये है कि नोटिस ऑफ मीटिंग किस किस को दिया जाएगा, तो नोटिस ऑफ मीटिंग केवल दो ही कैटेगरी को दिया जाएगा। पहला वो जो जॉइंट मेंबर है और वो जो रिमेनिंग मेंबर है जो कि हर एक 1.2% होल्ड करता है। ठीक है जी, तो निधि कंपनी के ऊपर अगर क्वेश्चन बनता है 136 में, चांसेस कम है वैसे निधि कंपनी के, बट अगर बनता है तो इस तरीके का मजाक वो कर सकता है। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ध्यान रख लेना, ये लिमिट ध्यान रख लेना। उसके बाद हम आते हैं Moonlight Limited held its AGM on September 15, 2022. The meeting was presided over by Mr. Shriram, the chairperson of the company's board of director. September 17, 2022 को Mr. Shriram, the chairperson, without signing the minutes of the company, left India to look after his father, who fell sick in the USA. Okay, minute book पे साइन नहीं किए। अच्छा, मीटिंग कौन सी थी, एजीएम। ओके, 30 दिन में साइन होने चाहिए। यस, कहां लिखा है बात, 118 के अंदर लिखा है। Referring to the provision, state the manner in which the minutes of the above meeting are to be signed in the absence of Mr. Shriram and by whom। मैं देखना चाहता हूं कि आपका और मेरा व्यू कितना मिलता है इसके आंसर में। आई होप आपने आंसर लिखा होगा अपनी कॉपीज में कि आप क्या क्या लिख के आओगे यहां पर। चार नंबर पे सबसे पहले मिनट्स का मतलब, मिनट्स की इंपॉर्टेंट, दे कैन बी कंसिडर्ड एज एन एविडेंस फॉर द प्रोसीडिंग्स ऑफ द मीटिंग। मिनट कैसे बनाए जाते हैं, इट शेल बी सीरियली नंबर्ड, इट शेल बी साइंड, कितने दिन में, इट शेल बी फाइनलाइज विद इन 30 डेज। साइन कितने दिन में होने चाहिए, 30 डेज फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग। किसके द्वारा, बाय द चेयरपर्सन ऑफ द सेम मीटिंग। बट अगर वो नहीं है तो एनी अदर पर्सन एज ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। पूरा कॉन्सेप्ट लिख डाला आपने।
मिनट्स ऑफ मेंबर भी लिख डाले, मीनिंग ऑफ मिनट्स भी लिख डाला, मिनट्स कैसे बनाए जाते हैं, एविडेंस का काम करते हैं, सब कुछ लिख डाला। सर वो भी लिखने की जरूरत है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मिनट्स को कौन साइन करेगा एंड पोस्टल बैलेट में कौन साइन करेगा, ना कोई लिखने की जरूरत नहीं है जब तक ना पूछे, केवल एजीएम के पूछे बस, ठीक है ना। तो शुरुआत यहां से करना कि मेंबर मिनट्स का मतलब क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कौन साइन करता है, कब तक बनाए जाने चाहिए। आगे अब यहां पे इस क्वेश्चन आंसर को देखकर अगर आप ऐसे आंसर लिख आए तो ध्यान रखना मार्क्स नहीं मिलेंगे, जैसे मैंने अगेन कहा। कैसे? सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन, ये प्रेजेंटेशन तो यहां बता रहा हूं ना, सेमीकोलन मीनिंग ऑफ मिनट्स। अगर आप हेडिंग लिख सकते हो ना, अगर आप हर जगह हेडिंग लिख सकते हो, डेडली प्रेजेंटेशन कहा जाएगा, मतलब वो ऑप्टिमम है, उससे बेहतरीन कुछ भी नहीं है अगर आप हेडिंग वाली गेम खेल सकते हो। मिनट्स का मतलब क्या हो गया? अच्छा, प्रोविजन रिलेटिंग टू मेंटेनेंस ऑफ मिनट्स, पहला सीरियली नंबर्ड, मेंटेन्ड विद इन 30 डेज, ठीक है जी। सिग्नेचर बाय होम, अगला हेडिंग। अमेजिंग प्रेजेंटेशन कही जाएगी, मगर ध्यान रखना एक डर रहेगा कि पेपर पूरा ना हो पाए, ये डर रहेगा, ठीक है। तो जिनकी स्पीड स्लो है वो ये खतरा मोल ना लेना, जिनकी स्पीड सही है, हैंडराइटिंग गड़बड़ है, वो ये तरीका मोल ले सकते हैं, इसका फायदा उन्हें मिल जाएगा। जिनकी हैंडराइटिंग मैंने टेस्ट देते हुए, टेस्ट चेक करते हुए कहा है कि पैथेटिक हैंडराइटिंग है, वो ये ध्यान रख सकते हैं, ध्यान रखना। चलो जी, फिलहाल ठीक है जी, सेक्शन 118 का रेफरेंस लेके सॉल्व करके आया हूं। अगला क्वेश्चन, क्रिश अ शेयर होल्डर ऑफ द एबीसी लिमिटेड has made a request to the company for providing a copy of the minute book of the general meeting. His company's name is already entered in the register of member of the company. Whether Mr. Krish is entitled to receive a copy of the minutes book? Yes, 7 दिन के अंदर from submission of request. But sir ये तो 4 नंबर का है, हाँ तो inspection of the minutes book का पूरा प्रोविजन लिख के आओगे 119 पूरा, कि इंस्पेक्शन कौन कर सकता है, कैसे हो सकता है, रजिस्टर्ड ऑफिस पे हो सकता है 2 घंटे के अंदर कभी भी, और सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द आर्टिकल। फिर उसके बाद नेक्स्ट पेरा, कॉपी भी मंगाई जा सकती है, हाँ कॉपी भी मंगवाई जा सकती है, एक्सट्रैक्ट भी लिया जा सकता है, सारा प्रोविजन 119 का लिख दिया। अब गिवन केस और कंक्लूजन, ठीक है। चले, विद अ व्यू टू ट्रांजैक्ट सम अर्जेंट बिजनेस रत्ना, यार ये क्वेश्चन क्या मोहब्बत हो गई थी कि मुझे, ये बार बार रिपीट है, कमाल हो गई यार। हाँ जी, कविता लिमिटेड scheduled its AGM to be held on 11 मार्च 2020 at 11 AM. The company has no so member on 11th of March 2020. The following persons were present by 11:30 AM. ये रिसेंटली मैंने अभी टेस्ट में, सब्जेक्टिव टेस्ट में भी क्वेश्चन दिया था, मगर सही बताऊं दिल पे हाथ रख के कि मैं किसी की भी प्रेजेंटेशन से खुश नहीं था, 1 या 2 बच्चों को छोड़कर, जिन्होंने ऐसे क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन पकड़ी। मैंने क्वेश्चन इसलिए डाला है क्योंकि ये अजीब सी प्रेजेंटेशन के क्वेश्चन है, इसमें ना आपको कैलकुलेशन करके दिखानी है। अभी तक कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जिसमें कैलकुलेशन करके दिखानी हो, सिवाय एक शॉर्टर नोटिस वाले क्वेश्चन के, वो उसमें भी जरा सी कैलकुलेशन थी, एक ही मल्टीप्लाई करना था, बट यहां पर मल्टीप्लीकेशन ज्यादा है, यहां पर एडिशन ज्यादा है। तो जब भी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है तो उनमें क्या करना चाहिए, अब ये मुझे समझाना था आपको, तो ध्यान से समझिएगा। हाँ जी, सबसे पहले कविता लिमिटेड ने एजीएम शेड्यूल की है 11 मार्च को 11 बजे। द कंपनी के पास 900 मेंबर हैं। 11 मार्च 2020 को 11:30 बजे कौन कौन प्रेजेंट है? ये शेयर होल्डर प्रेजेंट है। अच्छा जी, फिर एबीसी लिमिटेड का रिप्रेजेंटेटिव, P5 रिप्रेजेंटिंग इस कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव, 2 प्रेफरेंस शेयर होल्डर मौजूद हैं। ओके, फिर कहता है एग्जामिन विद रेफरेंस टू द रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ द कंपनी वेदर द कोरम वाज प्रेजेंट इन द मीटिंग, व्हाट विल बी आवर आंसर इफ द P4 रिप्रेजेंटिंग एबीसी लिमिटेड रीच इन द मीटिंग आफ्टर 11:30 AM। जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया सब्जेक्टिव, एक बार जरा अपनी प्रेजेंटेशन मिलाना मुझसे, नहीं सॉल्व किया तो पॉज करके सॉल्व करो। मेन जो कॉन्सेप्ट है वो यहां कौन सा पूछा गया है? एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 103 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। लो जी, मीनिंग ऑफ कोरम, कोरम का मतलब अंडरलाइन। अच्छा, कोरम
पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, फॉर पब्लिक लिमिटेड कंपनी विद कितने मेंबर हैं, 1000 मेंबर थे ना शायद, 1000 मेंबर, अंडरलाइन इज इक्वल टू कितनी, 15, पूरा लिखना, मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट पूरा लिखना, ये एमपीपी शॉर्टकट मत मार गया ना। अच्छा, दूसरा, कितना प्यारा हो अगर आप इस तरीके का प्रेजेंटेशन करके आ जाएं वहां पर, मैं कह रहा हूं तबाही न मच जाए। लिखा, उसके बाद who shall be considered in quorum, पहला इक्विटी शेयर होल्डर कंसीडर्ड होते हैं, यस, एक लाइन बस, दे शैल बी कंसीडर्ड इन कोरम। सेकंड, प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं, नहीं, दे शैल नॉट बी कंसीडर्ड। तीसरा, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट, सेक्शन ध्यान है तो लिख दो, एज पर सेक्शन 113 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट शैल बी काउंटेड, शैल बी काउंटेड, बस बस, और रिप्रेजेंटेटिव एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, मेन तो कॉन्सेप्ट कोरम पे पूछा था, लिख दिया। अच्छा, ये सब लिख दिया कि ये काउंट किए जाएंगे इन द गिवन केस, इन द गिवन केस। अब कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, कैलकुलेशन, तो फिर इन द गिवन केस फॉलोइंग shall be considered as member personally present, या फिर और लिख सकते हो कोरम इज एज फॉलो। पहला, इक्विटी शेयर होल्डर कितने हो गए, 3। सेकंड, प्रेफरेंस शेयर होल्डर कैलकुलेशन दिखा रहे हो, नील। तीसरा, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट 2, 5। समझ गए? ओहो, मैंने 15 लिख दिया ना, 5 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए कोरम, मैंने गलती से 15 लिख दिया, ठीक है, 5, तो कोरम प्रेजेंट है, यस। कंक्लूजन, नीचे कंक्लूजन, दस कोरम इज प्रेजेंट। क्वेश्चन में एक और पार्ट था, वो था कि अगर कोरम नहीं हुई तो क्या होगा, तो फिर अगला पोर्शन, सिचुएशन इफ कोरम इज एब्सेंट, अगर कोरम एब्सेंट है तो मीटिंग एडजेंट हो जाएगी नेक्स्ट वीक, सेम डे सेम टाइम सेम लोकेशन, और एनी अदर डे टाइम लोकेशन इज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में डिटरमाइन, दैट्स इट। कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन में कैलकुलेशन गिवन केस के अंदर ही कैलकुलेशन पूरी दिखा के आनी है, ध्यान रखना, तभी ये क्वेश्चन दिया है ताकि प्रेजेंटेशन संभाल सको वहां पर। अगर कैलकुलेशन आए तो, अगर किसी क्वेश्चन में कैलकुलेशन आए तो, कैलकुलेशन बायबैक में आ सकती है, कैलकुलेशन स्वेट इक्विटी में आ सकती है, स्वेट इक्विटी में आ सकती है, बायबैक में आ सकती है, डिफरेंशियल इक्विटी वाले शेयर्स के अंदर आ सकती है। ये 3 या 4 कॉन्सेप्ट हैं जहां पे कैलकुलेशन आ सकती है, और प्रॉक्सी के अंदर या कोरम के अंदर आ सकती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। P4 रिप्रेजेंटिंग रीच्ड इन द मीटिंग आफ्टर 11:30, तो एब्सेंस ऑफ कोरम कहा जाएगा, उसका कॉन्सिक्वेंसेस लिख के आना है आगे। अच्छा, जिन्होंने एब्सेंस ऑफ कोरम के बारे में ऊपर ही लिख दिया है वो भी बिल्कुल ठीक किया, कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट राइट है आपका आंसर भी, ठीक है। और आगे क्वेश्चन नंबर 17, एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ द ई वोटिंग इन एन एजीएम इन द फॉलोइंग केसेस एज पर द कंपनी एक्ट 2013। अच्छा, A and his wife B has joined Demat account in the Alpha Investment Limited. In such a case, who will cast the vote in e-voting system? 4 नंबर पे क्वेश्चन है। पहले ई-वोटिंग का मतलब लिखो, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होती क्या है, उसी के अंदर रिमोट ई-वोटिंग और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग दोनों लिखो। फिर लिखो कौन सी कंपनीज के ऊपर अप्लाई होता है, लिस्टेड कंपनी प्लस एवरी कंपनी हैविंग 1000 शेयर होल्डर्स, यहाँ पे अप्लाई होता है, लिख दिया। एलिजिबिलिटी में ही आपकी लेंथ का इशू कवर हो गया। उसके बाद बेस्ड ऑन द अबव प्रोविजन, हाँ जी क्या कहता है, ए एंड हिज वाइफ बी एज अ जॉइंट डीमेट अकाउंट, हु शैल कास्ट द वोट, जिसका नाम पहले आएगा, यानी कि ए, जिसका नाम भी पहले आएगा ए, ठीक है। एजीएम इज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन 7/9/2020, देन व्हाट विल बी द ई वोटिंग पीरियड, यानी कि कम से कम 3 दिन का ई वोटिंग पीरियड होगा, बट किसी भी हालत में मीटिंग से 1 दिन पहले शाम को 5 बजे खत्म हो जानी चाहिए रिमोट ई वोटिंग। रिमोट ई वोटिंग ध्यान रखना, रिमोट ई वोटिंग का पीरियड होता है,
ठीक है। बाकी तो मेंबर चाहें तो वो मीटिंग के अंदर जाकर इलेक्ट्रॉनिक मोड से वोटिंग कर सकते हैं, बट रिमोट ही वोटिंग किसी भी दिन, मतलब किसी भी टाइम जनरल मीटिंग से एक दिन पहले शाम को 5 बजे खत्म हो जानी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, PQ Limited is a public company having its registered office in Mumbai. It has 3680 members. The company sent notice to all its members for its AGM to be held on 2nd of September 2019 at 11 a.m. at its registered office. On the day of the meeting, there were only 12 members personally present. 15 होने चाहिए थे up to 11:30 a.m. The chairman adjourned the meeting to the same day in the next week at the same DM's place. On the date of the adjourned meeting, only 10 members. अच्छा, adjourned meeting में तो जितने आ जाएं उतने के उतने present हैं. Again, कोरम को लिखोगे, मीनिंग ऑफ कोरम। कोरम कितनी होती है पब्लिक लिमिटेड कंपनी में? अगर 3600 इतने मेंबर हैं तो कितनी होगी कोरम? लिखो जी 15 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट। फिर उसके बारे में लिखो कि अगर कोरम एडजर्न हो गई तो क्या होगा। फिर उसके बारे में लिखो कि एडजर्न मीटिंग में भी कोरम नहीं आई तो क्या होगा। सब कुछ 103 का ये लिख दिया आपने। उसके बाद बेस्ड ऑन द प्रोविजन वी मे कंक्लूड एज फॉलो। ठीक है जी, गिवन केस के साथ में। आगे, अगर प्राइवेट लिमिटेड होती तो क्या होता? प्राइवेट लिमिटेड कोरम में कोरम 2 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट होती है, तो ऊपर कोरम के टाइम पे प्राइवेट लिमिटेड की भी लिख देना और पब्लिक लिमिटेड की भी लिख देना। और या फिर पब्लिक लिमिटेड की लिखी है तो नीचे के कंक्लूजन में सपोज इफ दिस कंपनी इज अ प्राइवेट लिमिटेड, तो इन केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कोरम रिक्वायर्ड इज 2 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट। नीचे भी लिख सकते हो, ऊपर भी लिख सकते हो, जहां मर्जी लिख दो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में भी। और आगे, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ श्रेय लिमिटेड called an EGM upon the requisition of member. However, the meeting was adjourned on the ground that the quorum was not present at the meeting. चाहे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने मीटिंग बुलाई है, बट बुलाई तो रिक्वेजिशनिस्ट के कहने पर है ना। तो ध्यान रखना, जब भी EGM रिक्वेजिशनिस्ट के कहने पर बुलाई जाएगी और अगर कोरम नहीं हुई तो फिर मीटिंग कैंसल्ड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कैंसल्ड हो जाएगी। क्लियर हो गई इतनी बात? चलिए, क्वेश्चन नंबर 20। Benson Limited issued a notice with the agenda for 9 business to be transacted in the AGM. 2 business were regarded appointment of Mr. Sahu and Mr. Pranav as director. The chairperson decided to move the resolution for all the 9 business together to save the time of the member present. Examine the validity of resolution. हाँ जी, नो के नो बिजनेस का रेजोल्यूशन एक साथ मूव हो रहा है। पूरे लॉ में कहीं रेस्ट्रिक्शन लिखी है आपने कि चेयरपर्सन एक ही साथ सारे रेजोल्यूशन मूव नहीं कर सकता? कहीं रेस्ट्रिक्शन नहीं है। हाँ, एक जगह लॉ में रेस्ट्रिक्शन है, वो आपके सिलेबस में नहीं है, बट इंस्टीट्यूट ने वो लाइन लिखी हुई है। तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं, मतलब ये क्वेश्चन रेलेवेंट बन जाता है। हालांकि वो जो लाइन है वो CA फाइनल के सिलेबस में है, तो लॉजिकली इसे आपके क्वेश्चन में आना तो नहीं चाहिए आपके सिलेबस में, बट क्योंकि CA इंस्टीट्यूट ने लाइन लिखी है इसलिए क्वेश्चन बना है इस पर। वो लाइन क्या है? देखो जी, पूरे कंपनी लॉ में केवल एक सेक्शन 162 ही है, याद नहीं करना, 162 ही है जहां पर लिखा है कि अगर डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट हो रहा है तो एक साथ 2 डायरेक्टर्स के अपॉइंटमेंट का रेजोल्यूशन पास नहीं होगा, वो रेजोल्यूशन अलग अलग पास होगा। इसके अलावा किसी भी एजेंडा के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी एजेंडा के लिए रेजोल्यूशन कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। और मतलब जनरली देखो, जनरल व्यू भी दिया हुआ है कि जनरली क्या किया जाता है कि मेरा पेन कहां चला गया मुझे ये नहीं पता लग रहा। जनरली ये रहा, जनरली सब रेजोल्यूशन को अलग अलग पास किया जाना चाहिए, बट कंपनी लॉ में सच कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर एक साथ मूव करना चाहते हो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु एक को छोड़कर। वो क्या है? लो जी, द ओनली ओकेजन वेयर लॉ स्पेसिफिकली रिक्वायर अ रेजोल्यूशन टू बी मूव्ड separately is relating to appointment of director at the general meeting of the public or private company where 2 or more director cannot be appointed as director by a single resolution. बस ये restriction है, बाकी कोई भी restriction नहीं है। और ये रेस्ट्रिक्शन भी सेक्शन 162 में है जो आपके सिलेबस में नहीं है, तो मुझे लगता नहीं है ऐसा क्वेश्चन पेपर में पूछा जाना चाहिए। जो चीज सिलेबस में नहीं है उसमें क्यों मजे लेने। आगे लो जी, तो ये आपका पहला असाइनमेंट खत्म होता है लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। अब अगली क्लास के अंदर ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 40 तक खत्म करेंगे। ठीक है जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की इस क्लास में। और मैं एक लिस्ट अब भेजूंगा टेलीग्राम पे, कुछ बच्चों की लिस्ट आएगी कि जिन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन मुझे दिखानी है।
इस क्वेश्चन की। तो जो जो भी बच्चे मुझसे पढ़े हुए हैं उनकी लिस्ट में से मैं 20-25 बच्चों का नाम टेलीग्राम पे दे दूंगा कि ये मुझे प्रेजेंटेशन बना के भेजेंगे इस क्वेश्चन की इमीडिएटली। ठीक है, चलिए, धन्यवाद 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 धन्यवाद, थैंक यू।